हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही ईजी टॉपिक से, साउंड। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो टोटल साउंड की संख्या होती है वो होती है 44, जिसमें 20 साउंड्स वोवल के होते हैं, मीन्स स्वर के होते हैं, और 24 साउंड जो होते हैं वे कंसोनेंट मीन्स व्यंजन के होते हैं। तो याद रखिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम यदि साउंड की बात करें तो टोटल साउंड कितने होते हैं 44, जिसमें 20 वोवल के होते हैं और 24 कंसोनेंट के होते हैं। दोस्तों, यदि नंबर आप वोवल पूछे तो कितने होते हैं 5 होते हैं। अल्फाबेट में 5 वोवल होते हैं, स्वर होते हैं, सभी को पता है। और नंबर आप कंसोनेंट पूछे तो कितने होते हैं 21 होते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज हैज डेस कंसोनेंट साउंड्स। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि कंसोनेंट साउंड्स कितने होते हैं 24। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि यहाँ पर वोवल साउंड्स की बात की गई रहती तो राइट आंसर होता हमारा 20। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल से। भाषा कौशल का ऑर्डर होता है, क्रम होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। हमने हिंदी में भी पढ़ा है तो सेम है, पहले सुनता है, बोलता है, पढ़ता है, इसके बाद लिखता है। तो ऑर्डर तो सभी को पता ही है। और रिसेप्टिव स्किल या फिर पैसिव स्किल्स होते हैं ग्रहणात्मक कौशल, लिसनिंग और रीडिंग, क्योंकि हम सुनकर भी अर्जन करते हैं, ग्रहण करते हैं, और पढ़कर भी ग्रहण करते हैं। तो रिसेप्टिव स्किल्स हो जाएगी लिसनिंग और रीडिंग। और प्रोडक्टिव स्किल्स, एक्टिव स्किल्स या फिर एक्सप्रेसिव स्किल्स होते हैं स्पीकिंग और राइटिंग। लिखकर और बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो हम हिंदी में भी पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा टाइम हम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ओवर जनरलाइजेशन, अति सामान्यीकरण। इससे भी क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बच्चे को सिंगुलर से प्लूरल बनाना सिखा रहे हैं तो हम कैट में एस डालकर बताते हैं कि कैट क्या है, सिंगुलर है, और कैट्स है प्लूरल। डॉग सिंगुलर है और डॉग्स क्या है प्लूरल। बुक सिंगुलर है और बुक्स क्या है प्लूरल। तो बच्चा क्या करता है, बेंच में भी एस डाल देता है, जबकि बेंच में एस नहीं, ई एस जुड़ता है, और प्लूरल बनाने के लिए हम बेंच में ई एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चा क्या कर रहा है, बेंच में भी एस जोड़ के उसको बेंच बना रहा है, जो कि गलत है। तो अति सामान्यीकरण इसे ही कहते हैं, ओवर जनरलाइजेशन इसे ही कहते हैं कि एक प्रयोग बच्चे ने सीख लिया और उसी का प्रयोग वह हर वर्ड में कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग से। इंटेंसिव रीडिंग हम उसे कहेंगे जब हम स्पेसिफिक डिटेल के लिए रीडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी विशेषता या फिर अर्थ के लिए हम किसी भी टॉपिक के बारे में है उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करते हैं, इसे गहन अध्ययन कहते हैं, और यह क्लासरूम में की जाती है। और एक्सटेंसिव रीडिंग जहां पर भी होगा वहां पर देखेगा वर्ड यूज होगा प्लेजर या फिर फन के लिए। जैसे कि कोई स्टोरी हमें अच्छी लगती है तो हम पढ़ ले रहे हैं अपनी खुशी के लिए ना, तो इसे कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। जैसे कि कोई भी किताब है या फिर कोई भी स्टोरी है या फिर कोई एक इंटरेस्टिंग बुक है जिसको हमने पढ़ लिया, तो उसे कहेंगे हम एक्सटेंसिव रीडिंग। अब इसे हम घर पे भी पढ़ सकते हैं, और कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम यात्रा के दौरान भी पढ़ सकते हैं, फन के लिए, प्लीजर के लिए। तो इसे कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 4th bought some interesting books and distributed them among the students. Then she said, "Today let's have fun and read this book for our pleasure. This reading is called." देखिए यहाँ पर फन और प्लेजर वर्ड आया, मतलब ये क्या होगा, एक्सटेंसिव रीडिंग होगी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों लैंग्वेज एक्वाजिशन, भाषा अर्जन। व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड एक्वाजिशन। जब हम बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के ही हम भाषा को सीख जाते हैं तो इसे कहते हैं भाषा अर्जन।
भाषा अर्जन स्वाभाविक एंड सहज होती है, हम हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। भाषा अर्जन की मनुष्य में क्या होती है, अंतर्निहित क्षमता होती है, मनुष्य के अंदर निहित क्षमता होती है कि वह भाषा अर्जन कर सके। जनरली हम भाषा अर्जन में हमारे थॉट में यही आती है कि भाषा अर्जन जो होगी मातृभाषा की ही होगी, तो ऐसा नहीं है। भाषा अर्जन हम सेकेंड लैंग्वेज की भी कर सकते हैं। हमारा वातावरण ऐसा होना चाहिए, यदि माहौल ऐसा है कि वहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज को भी पर्याप्त मात्रा में यूज किया जा रहा है, तो हम मातृभाषा के साथ साथ सेकेंड लैंग्वेज को भी हम इजीली एक्वायर कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए। इट आल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट एकर व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होती है, इसे सीखने के लिए भी किसी प्रकार के सिस्टमेटिक प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है। मीन्स किसी प्रकार के ग्रामर वोकैबुलरी की जरूरत नहीं होती है, हम इसे सहज और स्वाभाविक रूप से सीख सकते हैं। और याद रखिएगा भाषा अर्जन हम ओनली मदर टंग ही नहीं, हम सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, यदि हमारा इन्वायरमेंट वैसा है। तो यदि हमारे आसपास हमारे सोसाइटी के लोग, हमारे फैमिली के लोग एक से अधिक भाषा का यूज कर रहे हैं, तो बच्चा मल्टीलिंगुअल होगा। मीन्स एक से अधिक भाषा को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, अर्जित कर सकता है। यदि सेकेंड लैंग्वेज को भी हमारे आसपास के लोग, हमारे फैमिली के लोग बोल रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट है, तो बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकता है, अर्जित कर सकता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम। व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न इन अ सिस्टमेटिक वे इट इज नॉन एज लर्निंग। भाषा अधिगम के लिए हमें व्याकरण की जरूरत होती है, हमें सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके हम भाषा अधिगम करते हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फेमिलियर इन्वायरमेंट। दोस्तों जब हम हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे थे तब हम भाषा अधिगम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से, कि भाषा अधिगम करने के लिए हमें विद्यालय जाना पड़ता है और शिक्षक की आवश्यकता होती है, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। जबकि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है, बच्चा नकल करके ही सहज रूप से वह भाषा को अर्जित कर लेता है। दोस्तों लैंग्वेज एक्विजिशन की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, नॉम चोम्स्की जी ने दी थी। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी दी थी और इनका मानना था लैंग्वेज एक्विजिशन की जो कैपेसिटी होती है वह इनेट कैपेसिटी होती है। बालक में जन्मजात क्षमता होती है कि वह भाषा को अर्जित कर सके, लैंग्वेज को एक्वायर कर सके। और बच्चा जब 5 साल के अंदर होता है, मीन्स जन्म से 5 साल के अंदर, 2 से 5 साल के अंदर जब बच्चा होता है तो वह किसी भी भाषा को इजीली एक्वायर कर सकता है। भाषा अर्जित करने की, भाषा एक्वायर करने की बहुत ही क्रिटिकल एज होती है, यह बहुत ही तीव्र गति से भाषा अर्जित इसमें किया जा सकता है यदि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो कि हम सेकेंड लैंग्वेज को भी वहाँ पर यूज किया जा रहा हो, तो सेकेंड लैंग्वेज को भी बच्चा इजीली एक्वायर कर सकता है। जैसे कोई इंडिया से विदेश चले गए, तो इंडिया में जब बच्चा था तब मदर टंग हो तो हिंदी इजीली जानता ही है। जब वह 5 साल के अंदर विदेश में रहने के लिए चले जाते हैं तब बच्चा इजीली इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेगा। या फिर कोई विदेश का बच्चा है जो बचपन में ही 5 साल से पहले ही इंडिया आ जाता है, तो उसके लिए सेकेंड लैंग्वेज हिंदी हो गई, तो हिंदी को भी इजीली सीख जाएगा। तो नोम चोम्स्की जी का मानना था कि 5 साल तक बच्चा इजीली भाषा को एक्वायर कर सकता है, इनेट कैपेसिटी होती है उसमें, क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है इसे। और यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी नोम चोम्स्की जी ने कहा है, तो जहाँ पर यूनिवर्सल ग्रामर की बात की जाए तो वहाँ पर भी नोम चोम्स्की जी होंगे। और लेड LAD इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज
एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। यहाँ से 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। ऑब्जर्वेशन की बात की जाए, अवलोकन के आधार पर एनसीएफ के अनुसार इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज है? सेकेंड लैंग्वेज है। और एक और क्वेश्चन बनता है, इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअल कंट्री मीन्स बहुभाषी देश में जैसे कि इंडिया में इंग्लिश क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। तो याद रखिएगा, जहां पर मल्टीलिंगुअल कंट्री की बात की जाए तो वहां पर इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज होगा? ग्लोबल लैंग्वेज होगा। और जहां पर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है, तो वहां पर होगी सेकेंड लैंग्वेज। याद रखें। और यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज डेज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। देखिए मल्टीलिंगुअल कंट्री में पूछी जा रही है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश कौन सी भाषा है? तो वह एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जहां पर भी मल्टीलिंगुअल कंट्री दिया हो वहां पे इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज होगी? एक ग्लोबल लैंग्वेज होगी। और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज होगी? सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों होमोफोन। हम जब इंग्लिश पेडागोजी सॉल्व कर रहे थे तब होमोफोन, होमोनीम, होमोग्राफ क्या होता है इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए एक बार और पढ़ लेते हैं। होमोफोन वे वर्ड होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है और लिखे अलग जाते हैं। जैसे कि नो और नो। एक नो का मतलब होता है नहीं, इनकार करना, और एक नो का मतलब होता है जानना। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम ही है, दोनों को हम नो ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों लिखे अलग गए हैं। तो ऐसे वर्ड जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती हो लेकिन लिखे अलग जाते हैं, ऐसे वर्ड को हम होमोफोन कहते हैं। सेकेंड है होमोग्राफ। होमोग्राफ, ग्राफ मीन्स लिखना। तो ऐसे वर्ड जो लिखे तो सेम जाते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। याद रखिएगा होमोफोन में भी दोनों के मीनिंग अलग होंगे, होमोग्राफ में भी दोनों के मीनिंग क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो होमोग्राफ में लिखे सेम जाते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। जैसे कि लेड। लेड मीन्स क्या होता है? मेटल, धातु। और लीड, लीड को भी हम सेम ही लिखते हैं LEAD, लेकिन लीड का मतलब होता है दिशा, लीडर। लीडरशिप का से लीड लिया गया है। तो लीड मीन्स क्या होता है? डायरेक्शन, दिशा होती है। दोनों देखिए लिखे सेम गए हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक का लेड हो रहा है और एक का लीड हो रहा है। तो ऐसे वर्ड जो लिखे तो सेम जाते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन जिनकी अलग अलग होती है, तो ऐसे वर्ड को कहा जाता है होमोग्राफ। उसके बाद है होमोनिम। तो होमोनिम ऐसे वर्ड होते हैं। उसके बाद है दोस्तों होमोनिम। होमोनिम ऐसे वर्ड होते हैं जो लिखे भी सेम जाते हैं और जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है? अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल बैट। बैट का मतलब एक तो होता है चमगादड़ और दूसरे बैट बल्ला, जिससे गेंद को मारते हैं, उसी को कहा जाता है बैट। देखिए दोनों लिखे भी गए हैं BAT और BAT, दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी सेम है बैट, बैट, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे वर्ड जो लिखे भी सेम जाते हैं और जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं होमोनिम। होमोफोन ऐसे वर्ड जो लिखे अलग जाते हैं लेकिन जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। होमोग्राफ जो लिखे सेम जाते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है। और होमोनिम ऐसे वर्ड जो लिखे भी सेम जाते हैं और जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है। और याद रखिएगा होमोफोन हो, होमोग्राफ हो या फिर होमोनिम हो, वर्ड के मीनिंग अलग अलग होते हैं। और एक वर्ड होता है दोस्तों पॉलीसेमी। तो पॉलीसेमी ऐसे वर्ड को कहा जाता है जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। पॉलीसेमी से भी कई बार क्वेश्चन बना है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। द फिनोमिनॉन वेयर अ सिंगल वर्ड इज एसोसिएटेड विथ 2 or सेवरल रिलेटेड मीनिंग इज नोन एज। एक से अधिक जिनके मीनिंग होते हैं ऐसे वर्ड को हम
क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है होमोग्राफ, ऑप्शन सेकेंड है पॉलीसेमी, ऑप्शन थर्ड है होमोनिम, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में होमोनिम लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए था होमोफोन। ऐसे वर्ड जिनके एक से अधिक मीनिंग होती है, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? पॉलीसेमी। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों नोट टेकिंग। नोट टेकिंग का मतलब है कि जो भी है, जैसा भी है, उसे हम हूबहू उसी रूप में ले लें। इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड प्लेटफॉर्म। जैसे कि कोई बोल रहा है तो हम उसे रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, या फिर सेमिनार कोई प्रेजेंट कर रहा है तो हम हूबहू उसको कॉपी में नोट कर ले रहे हैं। तो जैसा है उसे उसी रूप में रिकॉर्ड कर लेना या फिर नोट कर लेना कहलाता है नोट टेकिंग। नोट मेकिंग। नोट मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हियर और रीड। नोट मेकिंग में हम क्या करते हैं? नोट मेकिंग में जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं उनको हम लिख लेते हैं, जो भी हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उन्हें हम लिख लेते हैं, और उसके बाद हम अपने तरीके से उसमें अपने आइडियाज लगाकर उसका सार क्या है उसके बारे में लिखते हैं, तो उसे कहते हैं नोट मेकिंग। नोट टेकिंग में हम क्या करते थे? जैसे बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं उसको या तो हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं या फिर कॉपी में नोट कर ले रहे हैं हूबहू, तो उसे कहा जाता है नोट टेकिंग। और जब हम इम्पोर्टेंट तथ्यों को, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, उनको हम लिख ले रहे हैं और बाद में अपने अकॉर्डिंग अपने थॉट लगाकर उसको लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं नोट मेकिंग। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। जब बच्चा पढ़ते समय, लिखते समय या फिर भाषा लैंग्वेज कम्युनिकेट करते समय असहज महसूस करता है, उसे परेशानी होती है, कठिनाई होती है, तो इसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जब बच्चा लेखन संबंधित समस्या का अनुभव करता है, यदि वह अच्छे से लिख नहीं पाता है, डब्ल्यू को एम लिख देता है, बी को डी लिख देता है, या फिर लिख ही नहीं पाता है, तो यह डिसग्राफिया के लक्षण है। सेकेंड है अफेजिया, जब वह लैंग्वेज कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाता है, भाषा संप्रेषण नहीं कर पाता है, अपने विचारों को भी व्यक्त नहीं कर पाता है, तो इसे हम अफेजिया कहते हैं। थर्ड है डिसलेक्सिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिसलेक्सिया पठन संबंधित विकार है, पठन संबंधित अक्षमता है। जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है, पढ़ने से संबंधित उसे किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो उस अधिगम अक्षमता का नाम है डिसलेक्सिया। आइए दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चन। While checking the notes book, the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing such as reverse image S B D M W. The child is showing a sign of. ऑप्शन फर्स्ट है लर्निंग स्टाइल, ऑप्शन सेकेंड है लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑप्शन थर्ड है लर्निंग डिफरेंसेस, ऑप्शन फोर्थ है लर्निंग प्रिफरेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड लर्निंग डिसेबिलिटीज। जब एक टीचर नोटबुक को चेक कर रहा है तो वह ऑब्जर्व करता है कि बच्चा क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है सेम गलतियों को, वह बी को डी लिख देता है, एम को डब्ल्यू लिख देता है, तो यह लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों लैक। लैक का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ देता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में एक ही सब्जेक्ट में सभी विषयों को पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें हिंदी मीडियम को, तो इंग्लिश के अलावा जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, सभी सब्जेक्ट को हम हिंदी में ही पढ़ाते हैं। बात करें यदि हम इंग्लिश मीडियम की, तो हिंदी के अलावा इंग्लिश, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इन सबको हम किससे पढ़ाते हैं? इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम लैक में क्या होता है, एक ही भाषा में सभी सब्जेक्ट को पढ़ाए जाते हैं, इसे ही कहा जाता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। मीन्स भाषा का समृद्ध परिवेश हो, एक ही लैंग्वेज का यूज हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लैक स्टैंड फॉर, लैक का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो लैक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है लैंग्वेज एक्वाजिशन कल्चर, नहीं होता है। ऑप्शन सेकंड है लैंग्वेज अक्रॉस द
कल्चर्स, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड है लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ कंटेंट, ये भी नहीं होता है। और ऑप्शन फोर्थ है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा, क्योंकि लैग का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स ऑफ क्लास सेवेंथ कक्षा के बच्चे से ये बोला जा रहा है कि टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंड अ थीम विच कैन बी कनेक्टेड विथ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर राइटिंग एन एसे। हिस्ट्री मीन्स इतिहास के सब्जेक्ट में एक ऐसा टॉपिक आप ढूंढो जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से कनेक्ट करता हो और एक ऐसे लिखो। तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री के एक टॉपिक मीन्स हिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है और जो इंग्लिश लैंग्वेज से कनेक्ट करता हो ऐसे लिखने की बात की जा रही है। तो ऐसे लिखना क्या है? ऐसे लिखना हम लैंग्वेज में ही लिखते हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है और कनेक्ट करके लैंग्वेज भी पढ़ाई जा रही है, ऐसे लिखने की बात की जा रही है। व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज? तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस लर्निंग। ऑप्शन सेकेंड है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ऑप्शन थर्ड है लैंग्वेज इन लर्निंग और ऑप्शन फोर्थ है लैंग्वेज एंड हिस्ट्री इंटरेस्टेड लर्निंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। यहाँ पर लैंग्वेज एंड सोशल साइंस लर्निंग ऐसा मत कर दीजिए कि यहाँ पर सोशल साइंस भी पढ़ाई जा रही है और लैंग्वेज भी पढ़ाई जा रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज के हेल्प से, भाषा की सहायता से क्या की जा रही है? हिस्ट्री को पढ़ाई जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां। फर्स्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इस विधि यह एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं? हम ग्रामर के जो नियम होती हैं, नाम से स्पष्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, हम ग्रामर के जो रूल होती हैं, नियम होते हैं, उसे हम क्या करते हैं? हम मदर टंग में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। लेकिन यह विधि प्रभावी नहीं है, इसीलिए यूज नहीं की जाती है प्रेजेंट में। सेकेंड है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का यूज हम ग्रामर पढ़ाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नाउन पढ़ा रहे हैं या फिर टेंस पढ़ा रहे हैं, तो हम पहले एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद रूल बताएंगे। क्वेश्चन भी अराइज होता है कि ग्रामर पढ़ाने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है? तो राइट होता है इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। पहले इसमें हम क्या करते हैं? इसमें पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम रूल को बताते हैं। थर्ड है डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। यह आगमन विधि का जस्ट उल्टा होता है, मीन्स इंडक्टिव मेथड का जस्ट उल्टा होता है। हम इसमें रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, मीन्स पहले रूल बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स देते हैं। फोर्थ है दोस्तों डायरेक्ट मेथड। इंग्लिश लैंग्वेज में डायरेक्ट मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड में हम बिना मदर टंग का यूज किए सेकंड लैंग्वेज को पढ़ाते हैं। जैसे कि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और बच्चे की मातृभाषा मदर टंग यदि हिंदी है, तो वह जब हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और हिंदी यूज करता है, तो हम उसे हिंदी यूज करने नहीं देंगे, उसे इंग्लिश में ही बात करने के लिए कहेंगे। जितना ज़्यादा हो सके वह उसे हम अवसर प्रोवाइड करेंगे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करे, बिना मदर टंग को माध्यम बनाए। डायरेक्ट मेथड में हम जिस भी लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं उसे ही हम पढ़ाते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आर्टिकुलेटर्स। तो आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? एनी वोकल ऑर्गन दैट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए स्पीच साउंड्स। वे माउथ के वे पार्ट होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि लिप्स हो गया, टंग हो गया। हम लिप्स के बिना, टंग के बिना प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वे माउथ के पार्ट जो क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, उन पार्ट को ही कहा जाता है आर्टिकुलेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स वे वर्ड होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन से डबल वॉल साउंड्स आती है, जैसे कि ऑयल हो गया, ओवर आई, आउल हो गया,
कॉइन हो गया, लाउड हो गया, इन सब में देखिए डबल वॉल साउंड्स आ रही है। तो ऐसे वर्ड जिनको हम उच्चारित करते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो डबल वॉल की साउंड आती है, तो ऐसे वर्ड को कहा जाता है डिप्थोंग्स। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कॉन्ट्रास्टिव पेयर या फिर मिनिमल पेयर्स। वे शब्द होते हैं जिनमें बहुत कम अंतर होता है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत कम अंतर पाया जाता है, जैसे कि कैट और फैट। यदि क और फ को हम हटा दें तो प्रोनाउंसिएशन देखिए इन दोनों का सेम ही होगा, कैट, फैट, जीप, सीप। ज और स को यदि हम हटा दें तो देखिए इप और इप। तो ऐसे वर्ड जिनकी प्रोनाउंसिएशन में बस एक एक अक्षर का फर्क रहता है, तो ऐसे पेयर को हम कहते हैं मिनिमल पेयर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों स्कीमिंग। स्कीमिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। इसे हम एक्सटेंसिव रीडिंग भी कहते हैं। इसमें हम उतना ही पढ़ते हैं जितनी आवश्यकता होती है। मीन्स यदि हमें एक पैराग्राफ पढ़ना है तो हम पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें उसका सार पता चल जाए या फिर उसका टाइटल हम पता कर सकें। तो इस स्कीमिंग को हम एक्सटेंसिव रीडिंग भी कहते हैं। और दूसरा होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक मीनिंग, इसे गहन अध्ययन कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग भी कहते हैं। टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली अंटिल यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। स्कैमिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट। इसमें हम उसकी विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे या फिर उसके विशेष मीनिंग के बारे में, विशेष अर्थ के बारे में पूरा डिटेल से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक डिटेल जानने के लिए हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। तो इसे कहता है स्कैनिंग। फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन या फिर अदर किसी जगह स्कैनिंग की जाती है। जब हमारी स्कैनिंग की जाती है तो किसके लिए की जाती है, ताकि ये पता कर सकें कि कोई विशेष यंत्र जैसे कि बम हो गया या फिर कोई हानिकारक कोई चीज तो नहीं ले आए हैं जिससे किसी को नुकसान हो सके। तो हम कुछ स्पेसिफिक स्कैन करते हैं, तो हमें चेक इसलिए करते हैं ताकि हम कुछ कोई विशेष चीज ना लाएं। उस विशेष चीज के बारे में पता करने के लिए स्कैनिंग की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों साइट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइट वर्ड वे वर्ड होते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। वेकेबलरी के वे वर्ड होते हैं जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। इन्हें हम डेली यूज करते हैं, जैसे कि लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, मोस्ट हो गया, आवर हो गया, कैन हो गया, फॉर, ऑल, ओवर, थॉट, दैट। ये वर्ड हम हमेशा यूज करते रहते हैं। तो ऐसे वर्ड जिनको हम पहली नजर में देखते ही उसके अर्थ के बारे में जान जाते हैं, उस वर्ड को पहचान जाते हैं, तो ऐसे वर्ड को ही कहा जाता है साइट वर्ड। नेक्स्ट है दोस्तों लेक्सिकल या फिर कंटेंट वर्ड। दोनों सेम ही होते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि लेक्सिकल वर्ड को और किस नाम से जाना जाता है या फिर कंटेंट वर्ड को और किस नाम से जाना जाता है। तो कंटेंट वर्ड को लेक्सिकल वर्ड के नाम से जाना जाता है और लेक्सिकल वर्ड को कंटेंट वर्ड के नाम से जाना जाता है। लेक्सिकल वर्ड वे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, मीन्स इनका इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, जैसे कि कैट, टीचर, फ्लावर। कैट का भी एक मीनिंग है, टीचर का भी एक मीनिंग है, फ्लावर का भी एक मीनिंग है। तो मीनिंगफुल वर्ड को ही कहा जाता है लेक्सिकल वर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिनका कोई मीनिंग मतलब कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता है। ये अधिकतर कनेक्टर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। जो कनेक्टर्स होते हैं दो वर्ड को जोड़ने के काम आते हैं, जैसे कि एंड। एंड का यूज हम क्या करते हैं, जैसे राम एंड श्याम, हाउस एंड गार्डन। कनेक्टर्स होते हैं फंक्शन वर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों टॉप डाउन रीडिंग या फिर बॉटम अप रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं टॉप डाउन रीडिंग। टॉप डाउन रीडिंग नाम से इस पर टॉप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। जब ऊपर से हम नीचे की ओर, जैसे कि स्टोरी से पैराग्राफ में आए, पैराग्राफ से सेंटेंस में आए, सेंटेंस से फ्रेजेस में आए, उसके बाद वर्ड्स में आए। ऊपर से जब हम नीचे की ओर जाते हैं, टॉप से डाउन की ओर, तो इसे कहा जाता है टॉप डाउन रीडिंग। और बॉटम अप रीडिंग जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जैसे कि वर्ड्स के बाद वर्ड्स मिलाकर क्या बनते हैं, फ्रेजेस बनते हैं। फ्रेजेस के बाद सेंटेंसेस,
फ्रेसेस के बाद बीच फ्रेसेस और सेंटेंसेस के बीच में क्लॉज भी आ जाता है। उसके बाद पैराग्राफ, सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनाए गए और पैराग्राफ से एक स्टोरी बनाई गई। तो जब हम बॉटम टू अप जाते हैं, जब हम बॉटम से अप की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, तो इसे बॉटम अप अप्रोच या फिर बॉटम अप रीडिंग कहा जाता है। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, टॉप से डाउन की ओर आते हैं, तो इसे कहा जाता है टॉप डाउन रीडिंग या फिर टॉप डाउन अप्रोच। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट विथ पिक्चर्स, पोयम एंड स्टोरीज and ends with alphabet in the end. Which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? देखिए यहाँ पर स्टार्ट पिक्चर से हुई, पिक्चर्स के बाद पोयम, स्टोरीज और लास्ट में अल्फाबेट इन द एंड। तो देखिए बड़े से हम नीचे की ओर आ रहे हैं, पिक्चर, पोयम, स्टोरीज और लास्ट में हमने क्या यूज किया, अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट क्या है, सबसे छोटी यूनिट है। तो हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम उस रीडिंग को हम क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच या फिर टॉप डाउन रीडिंग। तो हमारा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। देखिए सेकंड ऑप्शन में है टॉप डाउन अप्रोच। यदि हम नीचे से ऊपर की ओर जाते तो हमारा राइट आंसर होता बॉटम अप अप्रोच। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।